ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि फीमेल लीड दर्शकों को बता रही है, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब मैं एक पब्लिशिंग हाउस में एडिटर की नौकरी के लिए जा रही हूँ। अब वो अपने ऑनलाइन दोस्त फॉक्स को मैसेज करती है। फिर हम नाटक के पुरुष लीड चुआन को देखते हैं जो एक पब्लिशिंग हाउस में दाखिल हो रहा है। दरअसल वो ली का ऑनलाइन दोस्त है, लेकिन ली और चुआन ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, इसलिए उन्हें एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं है। अब ली भी नौकरी के लिए इसी पब्लिशिंग हाउस में आती है। तभी यहाँ एक शख्स चुआन के सामने उसके पिता की लेखनी और पब्लिशिंग की बहुत तारीफ करता है, लेकिन चुआन का अपने पिता की पब्लिशिंग हाउस से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ चुआन को उसके काम के बदले बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, तो वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ इस हाउस की एडिटर मिस याओ ली से कहती है, तुम इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं हुई हो। फिर भी ली उसे अपना रेज्यूमे दिखाती है, लेकिन याओ उस रेज्यूमे में खास दिलचस्पी नहीं दिखाती। अब बाद में ली एक जगह किताब लेने जाती है, लेकिन वो शेल्फ से वो किताब उतार नहीं पाती। चुआन भी वहीं होता है और ये सब देखता है, उसे भी वही किताब चाहिए होती है, तो वो किताब उतारता है, रिसेप्शन पर जाता है और खरीद लेता है। ली को उसका ये बर्ताव बहुत रुखा लगता है। बाहर निकलकर वो मैसेज करती है, आज मेरा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं गया, एक लड़के ने मेरी किताब छीन ली और इंटरव्यू भी नहीं हुआ। तभी एडिटर याओ ली को फोन करके पब्लिशिंग हाउस बुलाती है। ली फौरन वहां के लिए निकल पड़ती है। दरअसल याओ ने ली को इसलिए बुलाया है ताकि वो उसे बोल सके, आओ और अपना रिज्यूमे ले जाओ। अब जब ली पब्लिशिंग हाउस पहुंचती है, तभी दूसरी कंपनी की एक एडिटर याओ से मिलने आती है। वो कहती है, हमें यह एग्रीमेंट अभी खत्म करना होगा। यह सुनकर ली कहती है, इसमें अभी 1 साल बाकी है, एग्रीमेंट अभी नहीं टूट सकता। ये सुनकर उस कंपनी की एडिटर खुश हो जाती है और ली को अपना बिजनेस कार्ड देती है। साथ ही याओ भी ली को अपनी कंपनी में इंटर्न के तौर पर नौकरी दे देती है। तो ली ये बात खुशी खुशी अपनी माँ को बताती है, लेकिन उसकी माँ इस नौकरी से खुश नहीं है। वो कहती है, मैं चाहती थी तुम फाइनेंस पढ़ो और बैंक में काम करो। अब जहाँ ली काम करती है, उस पब्लिशिंग हाउस के एडिटर मिस्टर शिया आते हैं। वो सबसे कहते हैं, अभी तुरंत एक नया लेखक ढूंढना होगा। तो ली चोंग नाम के एक लेखक का नाम सुझाती है। फिर शियाओ उसे और उस पब्लिशिंग हाउस की एडिटर नया को जिम्मेदारी देता है, जाओ और नया लेखक लेकर आओ। अब ली चोंग के घर जाती है और उसे बुलाती है, लेकिन घर पर चुआन होता है। वो छुप जाता है, ली को देखता है और उसे भगा देता है। चुआन कहता है, चोंग यहाँ नहीं है। अब ली को लगता है चुआन झूठ बोल रहा है, तो वो फिर आती है, इस बार कुरियर बॉय बनकर। चोंग उसे कुरियर बॉय समझकर जवाब देता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि वो कुरियर बॉय नहीं है, तो वो ली को सिक्योरिटी के हवाले कर देता है। तभी शिंदिन बाई नाम की एक कंपनी की एडिटर वहां आती है और ली को छुड़वाती है। दरअसल बाईजी भी चुआन के घर एक एग्रीमेंट साइन करवाने आई है, लेकिन चुआन मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है, मैं बाई के साथ काम करके चोंग जैसी गलती नहीं दोहराना चाहता। अब ली भी चुआन को किताब लिखने का प्रस्ताव देती है, लेकिन वो कहती है रकम 40,000 है, तो चुआन को ये पसंद नहीं आता और वो ली के मुंह पर दरवाजा बंद कर लेता है। खैर, फिर ली अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स और हेड एडिटर्स को बताती है, चुआन के लिए ऑफर बढ़ाओ ताकि वो काम के लिए तैयार हो जाए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। अब ली अपने ऑनलाइन दोस्त फॉक्स से बात करने लगती है, जो असल में चुआन है। चुआन से ली को पता चलता है कि चुआन काफी दिनों से अपने गांव नहीं गया, उसे अपने गांव के मीटबॉल्स बहुत पसंद है। अगले दिन ली रास्ते में चुआन को देखती है, लेकिन ली से छुपने के लिए चुआन मास्क लगा लेता है, तो ली उसके कुत्ते को मीटबॉल्स खिलाने लगती है। थोड़ी देर बाद ली चुआन को कॉन्ट्रैक्ट के लिए मनाने लगती है, लेकिन चुआन दरवाजा आता बंद कर देता है, जिससे ली के हाथ में चोट लग जाती है। तो अब चुआन ली को घर के अंदर ले जाता है। यहाँ ली देखती है कि चुआन का घर काफी अस्त व्यस्त है। खैर, फिर ली चुआन को कॉन्ट्रैक्ट के लिए मनाने की कोशिश करती है। वो समझती है कि चुआन को पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो पब्लिशिंग सेक्टर में अपने पिता को हराना चाहता है। तो ली चुआन को समझाती है, इस काम से तुम अपने पिता को भी हरा पाओगे और मेरी नौकरी भी बच जाएगी। लेकिन चुआन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बाद में ली अपने ऑनलाइन दोस्त फॉक्स से बात कर रही है। वो उसे बताती है, आज एक लेखक के साथ मेरा अनुभव बुरा रहा, और यह भी बताती है कि उस लेखक के कुत्ते से भी मुलाकात हुई। अब यहाँ फॉक्स यानी चुआन ली से चैट कर रहा है। उसे ली का अनुभव अपने जैसा लगता है, तो वो ली का दिया हुआ नंबर चेक करता है। देखकर समझ जाता है ली मेरी ऑनलाइन दोस्त है। वो ये बात चोंग को बताता है, तो चोंग कहता है, ये तो अच्छी बात है, तुम दोनों तो ऐसे चैट करते थे जैसे कपल हो। अब चुआन चोंग से कहता है, ये बात किसी को मत बताना। फिर बाद में चुआन ली से कहता है, मैं एग्रीमेंट साइन करूंगा, और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन जब ली आती है तो चुआन की मोहर खो जाती है, इसलिए वो एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाता। इसके बाद हेड एडिटर ली से कहता है, चुआन का काम छोड़ो, अब मैं ये काम संभालूंगा। दूसरी तरफ हेड एडिटर जाकर एडिटर याओ को ली के बारे में बताता है, उसने अब तक एक भी एग्रीमेंट साइन नहीं करवाया। अब नियमों के मुताबिक अगर ली इंटर्नशिप पीरियड में एक भी एग्रीमेंट साइन नहीं करवा पाई तो उसे निकाल दिया जाएगा। तभी चुआन कंपनी में आता है और अपना साइन किया हुआ एग्रीमेंट देकर कहता है, अब से अगर कुछ भी काम हो तो ली से सीधे संपर्क करें। ये सब देखकर याओ भी खुश हो जाती है। बाद में ली खुशी से चुआन से कहती है, तुम मेरे जीवन रक्षक हो। इसके बाद हेड एडिटर ली से कहता है, चुआन का ये प्रोजेक्ट मैं देखूंगा। ये बात ली को पसंद नहीं आती, तो वो फॉक्स से अपनी परेशानी शेयर करती है। फॉक्स उसे कहता है, ये बात तुम चुआन से डिस्कस करो। अब ली रात भर जाग कर एक नई स्क्रिप्ट तैयार करती है और अगले दिन हेड एडिटर को दिखाती है। फिर भी हेड एडिटर कहता है, तुम चुआन के काम में नहीं आओगी, बस मैं और नाव ही इसे देखेंगे। अब ली और चुआन ऑफिस में मिलते हैं। यहाँ ली ऑफिस के अंदर जाती है और उसके साथ चुआन भी अंदर चला जाता है। दोनों अपने अपने अलग कामों के लिए ऑफिस में आए हैं। दरअसल चुआन ने ली को खास तौर पर अपने लिए अपॉइंट करवाया है ताकि ली उसके साथ काम कर सके। जब ली को यह पता चलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। जब वो ऑफिस से निकलने वाली होती है तो बारिश हो रही होती है और वो देखती है कि चुआन उसके लिए छाता छोड़ गया है। दरअसल ली चुआन को पसंद आने लगी है, इसीलिए चुआन ये सब कर रहा है। बाद में ली चुआन को बताती है, मैंने तुम्हारे ड्राफ्ट के कुछ पन्ने कम कर दिए क्योंकि वो काफी लंबा हो रहा था। तो चुआन नाराज होकर कहता है, मैं और पन्ने नहीं हटाऊंगा। लेकिन इस गुस्से में
चुआन उसे ऑनलाइन ब्लॉक कर देता है। जब ली चुआन को मैसेज करने जाती है तो देखती है कि उसे ब्लॉक किया गया है। अब ली चोंग को अपनी परेशानी बताती है, मेरे ऑनलाइन दोस्त ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तभी चोंग भी उसे अपनी परेशानी बताता है, मुझे कुछ नया करने में डर लगता है। तो ली कहती है तुम्हें ये रिस्क लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चोंग सड़क पर है जहाँ बाई भी है। एक कार का हॉर्न सुनकर वो ध्यान भटक जाती है और गिर पड़ती है। तो चोंग उसके पास जाता है और उसे बचाता है। आगे जाकर चोंग चुआन के घर जाता है और यहाँ पता चलता है कि चोंग और बाई एक रिश्ते में थे, फिर किसी बड़ी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया था। अब इसके बाद चुआन बाजार से ली को घर ले जाता है। वो ली से कहता है अगर हमें कुछ डिस्कस करना है तो शांति से करें। ली कहती है मुझे कुछ डिस्कस नहीं करना, मुझे बस अपना नॉर्मल असाइनमेंट करके जमा करना है। तो चुआन ली से कहता है आज रात मेरे घर रुको और असाइनमेंट करो। लेकिन ली कहती है मेरे पिता पुलिस में हैं, उन्हें पता चल जाएगा, मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। चुआन कहता है मैं तुम्हें कमरा शेयर करने नहीं कह रहा, तुम मेरी स्टडी में बैठकर असाइनमेंट कर सकती हो। फिर ये दोनों स्टडी में किताबें देख रहे हैं। ली एक किताब देखना चाहती है लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाती। तो चुआन उसकी मदद करने जाता है और इस सब में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। बाद में चुआन थोड़ा दूर जाता है, स्टिंकी फॉक्स बन जाता है और ली को ऑनलाइन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। ली उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेती है। अब स्टिंकी फॉक्स कहता है मैंने तुम्हें गलती से ब्लॉक कर दिया था। रात को असाइनमेंट करते करते ली सो जाती है। तो चुआन उसे उठाकर बिस्तर पर रखने जाता है लेकिन वो इतनी भारी है कि चुआन उसे उठा नहीं पाता। तो चुआन ली पर एक कंबल डाल देता है और फिर ली का अधूरा असाइनमेंट पूरा करता है। अगले दिन जब ली अपना असाइनमेंट देखती है तो खुश होकर चुआन का शुक्रिया करती है। चुआन कहता है पता है तुम इतनी भारी हो कि मैं तुम्हें उठा ही नहीं पाया। खैर फिर ली अपना असाइनमेंट मिस याओ को जमा करती है। तो याओ उसे एक नया काम देती है जिसमें ली को एक लेखक ढूंढकर उनसे नया काम करवाना है। अब ली चुआन से लिखने की गुजारिश करती है लेकिन पब्लिशिंग हाउस कभी कभी लेखकों को इतने कम पैसे देते हैं कि अच्छा लेखक मिलना मुश्किल हो जाता है। इतने कम पैसों में चुआन एक शब्द भी नहीं लिखता तो वो ली को मना कर देता है। फिर वो फॉक्स बनकर ली से ऑनलाइन बात करता है। वो ली से कहता है थोड़े प्यार से चुआन को समझाओ। ली वैसा ही करती है लेकिन चुआन चिढ़कर मना कर देता है। इसके बाद जब ली काम कर रही होती है तभी चुआन उससे कहता है जो सैलरी तुम्हें मिलती है उसमें मेहनत नहीं स्मार्ट काम करना होता है। बाद में हेड एडिटर याओ से मिलने आता है। वो कहता है चोंग ने हमें धोखा दिया है, उसने हमारी मैगजीन के लिए जो ड्राफ्ट लिखा वो असल में उसकी अगली किताब का विज्ञापन था। ली को यह सब पता रहा होगा और उसने इसमें कमीशन लिया होगा। अब हेड एडिटर याओ से कहता है अब तुम्हें चुन से नई किताब लिखने का एग्रीमेंट साइन करवाना होगा। तो ली ये जिम्मेदारी ले लेती है क्योंकि ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। अब चोंग के स्टेटस से ली को पता चलता है कि वो और चुआन एक स्विमिंग पूल में आराम कर रहे हैं। ली चुआन से मिलने पहुंचती है। चुआन सोचता है कि ली शायद काफी रो रही होगी क्योंकि चुन ने उसे धोखा दिया, लेकिन ली कहती है ये मेरे लिए एक परीक्षा है, मुझे इसमें अच्छा करना है। तभी चोंग वहां आता है। चोंग ली का आदर्श है लेकिन ली को नहीं पता था कि चोंग चुआन का दोस्त है। चोंग को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तो चुआन ली से कहता है तुम इस होटल में रुको क्योंकि तुम इतनी दूर से आई हो, तुम्हें भी छुट्टी का मजा लेने का हक है। इसके बाद ली हॉट स्प्रिंग में जाकर फॉक्स को मैसेज करती है आज मेरे आइडल से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। यह देखकर चुआन को जलन होती है और वो भी ली के साथ हॉट स्प्रिंग में चला जाता है। बाद में चोंग को पता चलता है कि ली चुन की सिर्फ उत्पादकता पर नहीं बल्कि उसकी रचनात्मकता पर भी ध्यान देती है। तो चोंग खुशी से ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। अब ली चोंग की किताब के लिए बहुत मेहनत करती है। एक दिन चोंग सो जाता है तो ली उसके दरवाजे के सामने कागजात रखकर चली जाती है। ली को इतनी मेहनत करते देखकर चोंग को अच्छा लगता है। इसके बाद ली अपने ऑफिस जाती है जहां हेड एडिटर उस पर नाराज होता है क्योंकि ली ने एक ऐसा फॉर्म साइन किया जिसमें कुछ गलतियां थी। मिस याओ इसकी वजह से उसकी और दूसरे कर्मचारियों की सैलरी काटेगी क्योंकि कुछ दूसरे कर्मचारियों ने भी वो फॉर्म ठीक से चेक नहीं किया था, तो गलती सबकी है। अब ली की सैलरी 3800 येन है, याओ इसमें से 1000 येन काटेगी। फिर ली अपने घर जाती है। यह एक किराए का घर है। यहाँ मकान मालकिन कहती है मेरी बेटी की शादी हो रही है इसलिए तुम्हें अब भी 500 येन किराया और देना होगा। ली सोचती है सैलरी में से कितना बचेगा और घर का किराया कैसे दूंगी, तो वो पिता को फोन करती है लेकिन पिता कहते हैं तुम्हारी माँ ने मेरे सारे पैसे ले लिए। तो ली अपने पिता को अपनी परेशानी नहीं बता पाती और नया घर ढूंढने लगती है। बाद में ली चुआन से फोन पर बात करती है जहाँ चुआन कहता है मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, बाद में बात करता हूँ। हॉस्पिटल का नाम सुनकर ली घबरा जाती है। वो तुरंत महंगा टैक्सी बुक करती है और चुआन को देखने पहुंचती है। दरअसल चुआन को कुछ नहीं हुआ है, वो अपने कुत्ते के लिए हॉस्पिटल आया है। असल में उसके कुत्ते की किसी दूसरे कुत्ते से लड़ाई हो गई थी जिससे वो घायल हो गया। अब ली को जल्दी में गलत जूते पहन लिए थे तो दौड़ते हुए आते समय वो चुआन पर गिर पड़ती है। बाद में ली चुआन को बताती है कि वो कितनी परेशानी में है और उसके पास किराया देने के लिए पैसे भी नहीं है। तो ली को शांत करने के लिए चुआन मिस कोकून के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ बाई चुन से पूछती है तुम ली जैसी नई लड़की के साथ काम करने के लिए क्यों तैयार हो गए। इस पर चोंग कहता है वो नई जरूर है लेकिन वो एक लेखक के फैसले का सम्मान करती है, एक लेखक की रचनात्मकता का सम्मान करती है, इसलिए लालची आदमी के साथ काम करने से बेहतर है कि मैं एक सच्ची नई लड़की के साथ काम करूं। उस तरफ चुआन के पिता उससे कहते हैं कुत्ते को लेकर जल्दी घर चलो, लेकिन चुआन उनसे रुखाई से बात करता है और ली भी यह देखती है। फिर बातों में ली समझती है कि दरअसल चुआन अकेले रहना पसंद करता है इसलिए उसका स्वभाव ऐसा है, वो रुखा नहीं है। फिर ली की स्थिति देखकर चुआन उससे कहता है मेरे घर रह जाओ। खैर फिर बाद में ली मिस कोकून के पास काम का प्रस्ताव लेकर जाती है। कोकून राजी हो जाती है लेकिन कहती है मैं एक बार चुआन से मिलना चाहती हूँ। अब चुआन को मिस कोकून से चिढ़ है क्योंकि कोकून चुआन के साथ बहुत चिपचिपी हो जाती है। बाद में ली चुआन के घर रहने आती है तो चुआन उसे एक लंबी चौड़ी लिस्ट देता है। इसमें कुछ बातें मैं बताते
जैसे ली चुआन के साथ बदतमीजी नहीं करेगी और चुआन की प्राइवेट तस्वीरें नहीं फैलाएगी। खैर, फिर चुआन ली से कहता है आज का चांद बहुत खूबसूरत है। तो ली घर जाकर फॉक्स से यह पूछती है। फॉक्स कहता है जब कोई लड़का किसी लड़की से कहता है कि आज चांद बहुत खूबसूरत है तो इसका मतलब होता है कि वो उस लड़की को पसंद करता है, या फिर ये भी हो सकता है कि चांद सच में खूबसूरत लग रहा हो। अब बाद में चुआन ली से कहता है कोकुन ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। इस पर ली नाराज होकर कहती है वो बस तुम्हारे करीब आना चाहती है, तुम उससे दूर रहो और सिर्फ अपने नॉवेल के बारे में बात करो। यहाँ ली के चेहरे पर जलन साफ दिखती है। बाद में ली चुआन को फोन करके कहती है कुन मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही, तुम सीधे उसे मैसेज करो ताकि वो जल्दी काम खत्म करे। तो चुआन वैसा ही करता है। कोकुन अपना ड्राफ्ट ली को भेज देती है। ली देखती है कि कोकुन ने काम अभी भी ठीक से नहीं किया, तो वो खुद कोकुन से मिलने जाती है और कहती है अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया जाएगा और मुआवजा भी मांगा जाएगा। यह सुनकर कोकुन नाराज हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ली नहाने जाती है। तभी उसका शावर पाइप टूट जाता है। वो प्लम्बर बुलाती है। तभी चुआन घर में आता है। वो ली से पूछता है तुम पूरे घर में इस तरह तौलिए में क्यों घूम रही हो। खैर, बाद में ली अपने ऑफिस के सीनियर से कहती है किताब में कुछ बदलाव करने चाहिए। तो उसका सीनियर यह सुझाव मान लेता है। फिर ली कोकुन से मिलने जाती है। तो कोकुन सोचती है ली फिर गुजारिश करने आई है, इसीलिए वो ली के साथ रुखाई से पेश आती है। लेकिन ली दरअसल उसे टर्मिनेशन लेटर देने आई है। ये देखकर कोकुन घबरा जाती है। उधर ऑफिस में ली के सीनियर मिस्टर शिया ली के काम की तारीफ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ली चुआन के दरवाजे के बाहर है। चुआन दरवाजा से नहीं खोल रहा तो ली उसके दरवाजे के सामने धुआं करती है। जब दरवाजा खुलता है तो ली गलती से चुआन पर गिर जाती है। खैर, इसके बाद चुआन का मूड ठीक नहीं है तो ली कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर दोनों बाहर जाते हैं जहाँ ली चुआन से कहती है अपने आने वाले नॉवेल से तुम अपने पिता को साबित कर दोगे कि तुम एक अच्छे लेखक हो। इसके बाद दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं और गलती से दोनों एक ही आइसक्रीम में साथ काट लेते हैं। इसके बाद ली की कंपनी की तरफ से एडिटर्स और उनके लेखकों के लिए 2 टिकट मिलते हैं। यह मूवी टिकट एडिटर और लेखकों के रिश्ते को मजबूत करने के लिए है। अब ली चुआन और चोंग को टिकट देती है और खुद टिकट खरीद कर उनके साथ जाती है। ये तीनों लंच के लिए जाते हैं जहाँ चोंग और चुआन एक दूसरे के साथ होड़ लगाने लगते हैं। चुआन चोंग से कहता है तुम किशोर की तरह तैयार होकर क्यों आए हो। तो चोंग चुआन से कहता है तुम इस सूट में क्यों आए हो जैसे अभी रेड कारपेट पर चलना हो। एक दिन चुआन ली को एक बाग में ले जाता है और वहाँ कहा जाता है कि उस बाग में जाने से कपल का रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन चुआन ली से कहता है मुझे बाग के बारे में यह बात पता नहीं थी। तभी कोकुन इन दोनों को चुपके से देखती है और इनकी तस्वीर क्लिक कर लेती है। बाद में ली रात भर ऑफिस में काम करती है और घर नहीं जाती। चुआन उसे ढेर सारे मैसेज करता है ताकि वो घर आ जाए। बाद में ली को ऑफिस के सीनियर स्टाफ से पता चलता है कि मिस कोकुन ने उनके और चुआन के बाग वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। अब ली और चुआन की तरफ से यह साफ किया जाता है कि उन दोनों के बीच सिर्फ एडिटर लेखक का रिश्ता है। बाद में मिस कोकुन को अपनी गलती के लिए माफी मांगनी पड़ती है। इसके बाद कंपनी में सभी बहुत खुश हैं क्योंकि नई किताब की प्री सेल काफी बढ़ गई है। घर पर भी ली और चुआन देखते हैं कि उनकी किताब की प्री सेल लगातार बढ़ रही है, तो खुशी में दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी चोंग घर में आता है तो ली चुआन के कमरे में छुप जाती है। रात को चुआन और चोंग खूब नशे में हो जाते हैं। अगली सुबह जब ली नींद से उठती है तो देखती है कि चुआन उसके पास सो रहा है और उसने ली को अपना कुत्ता समझकर पकड़ा हुआ है। सुबह चोंग ली को देखता है और पूछता है ली यहाँ क्यों है। इसके बाद चुआन चोंग को सच बताता है मैं बस ली का मकान मालिक हूँ। तो चोंग खुश हो जाता है कि चुआन और ली का कोई रिश्ता नहीं है और फिर वो ली को प्रपोज कर देता है। अब चुआन को यह सब पसंद नहीं आता तो वो चोंग को घर से बाहर ले जाता है। यहाँ ली देखती है कि उसकी किताब की बिक्री 3,50,000 तक पहुंच गई है, लेकिन असल में बिक्री इससे भी ज्यादा है। दरअसल हेड एडिटर ली से आगे जाना चाहता था, इसलिए उसने ली की सेल का डेटा बदल दिया था। बाद में ली और चुआन शराब पी रहे होते हैं। यहाँ ली थोड़ा ज्यादा पी लेती है तो चुआन उसके हाथ से गिलास ले लेता है और इस सब में दोनों काफी करीब आ जाते हैं जैसे किस होने वाली हो। अगली सुबह जब ली नींद से जागती है तो उसे वो किस याद आती है। ली किचन में जाती है और देखती है चुआन बहुत खुश है तो ली सोचती है क्या कल रात हमारे बीच कुछ हुआ था। फिर चुआन भी कहता है मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर ली घबरा जाती है और ऑफिस भाग जाती है। बाद में चुआन घर पर ली का इंतजार करता है। अब ली जानबूझकर चुआन को मैसेज करती है आज रात में घर नहीं आऊंगी, लेकिन ली दरवाजे के बाहर ही खड़ी है। तो चुआन ली के करीब जाकर कहता है अगर किसी चीज में मदद चाहिए तो बताओ, खासकर कल रात के बाद तो मैं जरूर करूँ। इस रात में हम एक लड़की हैंग को देखते हैं जो खास मशहूर नहीं है। यह लड़की एक लेखिका है जो एक किताब लिखने के बाद गायब हो गई थी। अब ली की कंपनी का हेड एडिटर हैंग को बताता है अपनी विधा बदलो और लिखो। तो ली चुआन से कहती है हैंग को एक दिक्कत है। चुआन कहता है हैंग को अपनी विधा बदलकर समझौता नहीं करना चाहिए। फिर बाद में हैंग ली को एक ड्राफ्ट भेजती है जो स्टिंकी फॉक्स के भेजे ड्राफ्ट के पैटर्न से मेल खाता है। ली को चुआन पर शक होता है और वो स्टिंकी फॉक्स को मैसेज करती है मेरे टखने में चोट लगी है। चुआन तुरंत ली को देखने पहुंचता है। फिर उसे याद आता है कि स्टिंकी फॉक्स को यही मैसेज मिला था तो वो ली से कहता है मैं तुम्हारे जूते देखने आया हूँ। बाद में बारिश होती है। ली का काम खत्म होने पर चुआन उसे लेने आता है, लेकिन वो देखता है कि चून पहले ही ली को लेने आ गया है। ली भी चुआन को घर जाते देखती है। ली चुआन से पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो जो इतना ख्याल रखते हो। लेकिन चुआन ली की तुलना अपने कुत्ते से करते हुए कहता है जैसे मैं अपने कुत्ते का ख्याल रखता हूँ वैसे ही तुम्हारा रखता हूँ। यह सुनकर ली नाराज हो जाती है। बाद में हम बाई को देखते हैं। वो एक किताब देखती है जिसमें एक पत्ता रखा है। दरअसल चोंग ने यह पत्ता बाईजी को प्रपोज करते समय दिया था। अब बाईजी अपनी एक दोस्त यूनफ से कहती है मैं चोंग से आगे नहीं बढ़ पा रही। दरअसल यूनफ बाईजी को पसंद
पसंद करता है और बाई और चोंग पहले रिश्ते में थे, लेकिन बाई जी अभी तक चोंग को नहीं भूल पाई है। अब इसके बाद ली चुआन से पूछती है, क्या तुम स्टिंकी फॉक्स हो? चुआन कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो स्टिंकी फॉक्स को कॉल करो, इससे तुम्हें सच पता चल जाएगा। फिर ली स्टिंकी फॉक्स को कॉल करने जाती है तो चुआन घबरा जाता है क्योंकि कॉल करने पर उसका फोन बच जाएगा, लेकिन तभी ली रुककर कहती है, मुझे यह सब करके तनाव नहीं लेना। बाद में ली के ऑफिस के डायरेक्टर्स हैंक को हटाना चाहते हैं क्योंकि वो खास मशहूर नहीं है, लेकिन मिस याओ मिस्टर शिया से गुजारिश करके हैंक को ऑफिस में रखवाती है, लेकिन मिस्टर शिया कहता है हैंक के लिए कोई एडिटर नहीं है। इस पर ली हैंक की एडिटर बनने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, मैं अपना काम ठीक से करूंगी और किसी को निराश नहीं करूंगी। बाद में चिंग चुआन को बताता है ली स्टिंकी फॉक्स को पसंद करती है। यह सुनकर चुआन बहुत खुश हो जाता है। यहाँ ली ऑफिस में हैंक के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। इसके बाद सभी उस इवेंट में आते हैं। हैंक के कई फैंस भी यहाँ आते हैं। हंग एक छोटा सा भाषण देती है और ली का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, अब मैं हार नहीं मानूंगी। खैर फिर ली मूवी देखने जाने के लिए तैयार होती है क्योंकि चिंग ने उसे मूवी के लिए बुलाया था। चुआन को यह बात पता चलती है तो वो भी बाई के साथ टिकट बुक करके मूवी हॉल में चला जाता है और उसने चोंग और ली के पास की सीटें बुक की हैं। यहाँ इस बात पर चोंग और चुआन में झगड़ा शुरू हो जाता है कि ली के बीच में कौन बैठेगा। आखिरकार चोंग को हारना पड़ता है और वो बाईजी के पास बैठता है। चुआन ली के पास बैठता है। ली भी इससे खुश है। मूवी खत्म होने पर सभी हॉल से बाहर निकलते हैं। दरअसल यह मूवी ऐसे ऑनलाइन दोस्तों के बारे में थी जो कभी नहीं मिले, तो यहाँ चोंग के मुंह से निकल जाता है। ली भी स्टिंकी फॉक्स को 3 साल से जानती है लेकिन कभी मिली नहीं। ये सुनकर ली हैरान हो जाती है क्योंकि उसने चोंग को कभी नहीं बताया था कि वो स्टिंकी फॉक्स को 3 साल से जानती है। इसके बाद चोंग ली को घर छोड़ना चाहता है लेकिन चुआन यह जिम्मेदारी लेना चाहता है। चोंग की कार में बाई का पसंदीदा गाना बजने लगता है जिसे चोंग बंद कर देता है क्योंकि वो बाई से जुड़ी कोई याद नहीं रखना चाहता। खैर फिर बाई की कंपनी के प्रॉफिट आइडिया से सीख लेकर ली भी समझती है कि उसे भी अपनी कंपनी में कॉस्प्ले एक्टर्स रखने होंगे क्योंकि बाई की कंपनी ने इस तरह मुनाफा कमाया है। तो ली ये आइडिया मिस्टर लींग के सामने रखती है लेकिन लींग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर चुआन ऑफिस मीटिंग में आता है और इस आइडिया पर काम करने की तैयारी करता है। इसके बाद हेड एडिटर ली को फोन करके कहता है चुआन को रोको, लेकिन चुआन ली के हाथ से फोन ले लेता है। फिर वो खुद हेड एडिटर से मिलने जाता है, लेकिन यहाँ हेड एडिटर चुआन को खाना ऑफर करता है तो ये लोग खाना खाने लगते हैं और उधर चुआन के फैंस उसका इंतजार करते रहते हैं। काफी देर हो जाती है तो स्टाफ उन फैंस को हटाने लगता है। यह देखकर ली तुरंत आती है और फैंस से माफी मांगने लगती है। ये सब देखकर चुआन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाद में ली चुआन से पूछती है, क्या अब तुम बाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे? अगर करते हो तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगी। तुम एक लेखक हो, तुम अपने लिए जो चाहो कर सकते हो। यह सुनकर चुआन को भी अच्छा लगता है। फिर ली आकर सबसे कहती है, चुआन अब तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। तो सब उससे कहते हैं चुआन को मनाओ, लेकिन ली कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन साथ ही वो यह भी कहती है, मैं एक लेखक के तौर पर चुआन के फैसले का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैंने उसे मूनलाइट किताब पर काम करने के लिए मना लिया है। बाद में ली बहुत नशे में हो जाती है और चुआन को यह पता चलता है तो चुआन ली को लेने जाता है। ठीक वहाँ बर्फ पड़ने लगती है तो ली बहुत खुश हो जाती है और चुआन को किस कर लेती है। अगले दिन ली ऑफिस में है जहाँ एडिटर याओ उससे कहती है, तुम्हें और तुम्हारे सहकर्मी को नए साल की छुट्टी मिली है। यह सुनकर ली और उसका सहकर्मी खुश हो जाते हैं। इसके बाद ली अपने घर जाने वाली है तो वो एयरपोर्ट पहुंचती है। चुआन उसे यहाँ तक छोड़ने आया है तो वो चुआन से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? चुआन कहता है, ज्यादा मत पीना। फिर ली अपने घर पहुंचती है। यहाँ ली की माँ उसे ब्लाइंड डेट पर जाने को कहती है। ली मना कर देती है तो उसकी माँ पूछती है, क्या शंघाई में कोई बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर ली डेट के लिए हाँ कर देती है। अब ली और चुआन दोनों एक दूसरे के फोन का इंतजार करते हैं। फिर सही वक्त पर दोनों एक दूसरे को फोन करते हैं और नया साल मुबारक करते हैं। अगले दिन ली अपनी माँ से कहती है, मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगी। दरअसल वो ये सब चुआन के लिए कर रही है, लेकिन ली की माँ उसे जाने पर मजबूर करती है। अब चोंग ली की पोस्ट देखता है और चुआन को बताता है ली कहीं जाने के लिए तैयार हो रही है, वो जरूर ब्लाइंड डेट पर जा रही है। अब चुआन भी वहाँ पहुंच जाता है और देखता है कि ली किसी के साथ बैठी है, लेकिन वो उस इंसान के सामने अजीब सी बैठी है। दरअसल ली खुद को उस ब्लाइंड डेट के सामने बदसूरत दिखाना चाहती है। अब चुआन यहाँ एक वेटर बनकर ली से बात करने लगता है। उधर बाई अपने घर के बाहर बेहोश होने लगती है। डिलीवरी बॉय उसे बेहोश देखता है और हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। बाई जी के इमरजेंसी नंबर पर चोंग का नाम है तो डॉक्टर उसे फोन करता है और चोंग बाई की देखभाल के लिए आता है। फिर बाई जी घर लौटती है। चोंग कहता है, तुम्हारे लिए इतना करने की क्या जरूरत थी? तो चोंग कहता है, तुम पहले भी मेरे साथ एक ही घर में रहती थी, तो अब क्या दिक्कत है? यह सुनकर बाई मुस्कुरा देती है। उधर चुआन ली के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखता है बिना उसका नाम लिए। यह पोस्ट पढ़कर ली समझ जाती है कि यह उसके बारे में ही लिखा है। वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो चुआन से पूछती है, क्या यह पोस्ट मेरे बारे में है? चुआन कहता है, हाँ। फिर शर्माते हुए वो अपने कमरे में चला जाता है। बाहर से ली चुआन को मैसेज करती है, क्या तुम्हें तने पछतावा हो रहा है? यह पढ़कर चुआन दरवाजा खोलता है। ली अंदर आती है और चुआन उसे किस करता है। फिर वो कहता है, यह पहली बार है जब मुझे कोई पसंद आई है और मुझे जरा भी पछतावा नहीं है। खैर फिर बाद में आओ ली से कहती है, चुआन की किताब को प्रमोट करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि उसकी पिछली 2 किताबें फ्लॉप रही हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं चुआन ली के ऑफिस में आ गया है क्योंकि वो ली के पास रहना चाहता है। लंच के वक्त वो दूसरों से कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच करूंगा। अब किसी को नहीं पता कि चुआन की गर्लफ्रेंड कौन है। तो चुआन कहता है, मुझे पब्लिशिंग हाउस के आसपास का माहौल ज्यादा पता नहीं। ये बहाना बनाकर वो ली को वहां से ले जाता है। बाद में ली को काम के सिलसिले में मिस्टर लॉ नाम के शख्स से मिलने जाना है तो वो बाई की कार में बैठकर
जाकर लॉ से मिलने जाती है, लेकिन रास्ते में कार खराब हो जाती है जिसे बाइजी और ली मिलकर ठीक करती हैं। रात को ऑफिस से निकलते वक्त नियो चुआन से लिफ्ट मांगती है, लेकिन चुआन मना करके ली को साथ लेकर चला जाता है। इससे ली को खुशी होती है क्योंकि चुआन उसे पहली प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन नियो को इस बात से बहुत जलन होती है। अब बाद में याओ ली से कहती है चुआन की किताब का बाजार में बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है, उसकी किताब की मांग बढ़ रही है। ली यह बात चिंग को बताती है और कहती है इसके पीछे बाई की मेहनत है, लेकिन वो खुद तुम्हें यह नहीं बताना चाहती। यह सुनकर चिंग दुखी होता है। वो बाई से मिलने जाता है, फिर उसे एक गुलाब देकर कहता है जब हम रिश्ते में थे तो मैं पिछले वैलेंटाइंस डे पर तुम्हें गुलाब नहीं दे पाया था, तो अब दे रहा हूँ क्योंकि मैं वादा करता हूँ कि एक दिन जरूर दूंगा। अब यहाँ चुआन ली को एक किताब तोहफे में देने वाला है और उसका सोचना यह है कि इसी किताब के जरिए वो ली को बताएगा कि वो स्टिंकी फॉक्स है। अब ली यह किताब देखती है, उसे थोड़ी तकलीफ होती है। वो सोचती है चुआन ने इतने लंबे समय तक मेरी भावनाओं की जासूसी क्यों की। इसके बाद वो चुआन से ब्रेकअप कर लेती है और घर छोड़ने वाली है। फिर ली ऑफिस जाती है और उसे मैसेज करती है मैं अपने सहकर्मी के घर रहूंगी, तो सहकर्मी हाँ कर देती है। इसके बाद चुआन ली से कहता है घर वापस आ जाओ, तो ली उसे मैसेज करती है मैं सहकर्मी के घर रहूंगी। अब चुआन यह बात चोंग को बताता है, तो चोंग उसे ली के सहकर्मी के घर छोड़ देता है। फिर चुआन ली से सॉरी कहने की बजाय कहता है तुम्हें घर आना चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरा कुत्ता और मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रहे, इतना नाराज मत रहो। घर लौटने के बाद चुआन को एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया, बल्कि उसे सॉरी बोलना चाहिए था। फिर चुन भी जाकर ली को मनाता है ताकि वो चुआन को माफ करे और चुआन के घर वापस जाए। बाद में चुआन ली को घर ले आता है। यहाँ ली एक माफी का खत देखती है। ली स्टिंकी फॉक्स को मैसेज करती है मैंने स्टिंकी फॉक्स को माफ कर दिया। सुबह ली की ड्रेस देखकर चुआन कहता है ड्रेस बदल लो। फिर ली किचन में जाती है। यहाँ चुआन आता है और उसे किस करके कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ वैलेंटाइंस डे मनाऊंगा और हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। खैर इसके बाद ली भी चुआन से लिपट जाती है। बाद में चुआन ली को एक आर्टिकल भेजता है। ली यह आर्टिकल अपनी सहकर्मी शेंग को भी दिखाती है। शेंग समझती है कि ली चुआन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही, इसीलिए चुआन ऐसे आर्टिकल भेज रहा है। खैर फिर ली चुआन को मैसेज करती है आज मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगी। यह देखकर चुआन खुश हो जाता है। वो चोंग से कहता है तुम्हारी रिश्ते की सलाह ज्यादा काम नहीं आई, बल्कि अगर तुम्हें रिश्ते की सलाह चाहिए तो मुझसे पूछना। डिनर के वक्त चोंग भी चुआन और ली के साथ है। चुआन और ली खाना बना रहे हैं। ली अपनी किताब में व्यस्त है और चुन से कहती है माफ करना मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। तो चुआन कहता है तुम्हें सॉरी नहीं कहना है। खैर इसके बाद चुआन और ली अकेले हैं और चुन यहाँ नहीं है। चुआन ली से कहता है हमने हाल ही में किस भी नहीं किया तो हमारा रिश्ता कैसे चलेगा। ली कहती है अरे हम अभी अभी इस रिश्ते में आए हैं तो ब्रेकअप कैसे होगा। इसके बाद दोनों किस करने जाते हैं। उस तरफ हम बाइजी और चोंग को देखते हैं। बाइजी बार बार चोंग से पूछती है क्या तुम अभी भी हमारे बीच कोई भविष्य देखते हो। खैर फिर धीरे धीरे चोंग और बाइजू किस करने लगते हैं और साथ ही चोंग उस रात बाइजू के घर रहता है। अगली सुबह जब बाई जागती है तो देखती है चोंग ने उसकी उंगली में एक अंगूठी पहनाई है। यह देखकर बाइजी बहुत खुश हो जाती है। यहाँ एडिटर याओ अपने घर पर है। याओ के पति और उनकी सास उनसे नाराज रहते हैं क्योंकि वो उन्हें वक्त नहीं दे पाती, इसीलिए कभी कभी याओ का मूड भी ठीक नहीं रहता। हाल ही में याओ ने कंपनी में काफी मेहनत करके सुधार किया है, तो इस बात पर ली उसे मैसेज करती है शुक्रिया। इसके बाद चुआन और ली दोनों कार में बैठे हैं। यहाँ चुआन ली से किस मांगता है, लेकिन तभी शैन ली को यह खबर देती है हैंक की किताब में कुछ गड़बड़ हो गई है। दरअसल जो हुआ वो ये था कि हैंक की किताब के साथ ग्राहकों को तोहफे भी मिलने थे, लेकिन वो तोहफे ग्राहकों तक पहुंचे ही नहीं और ये गलती पब्लिशिंग और एडिटिंग हाउस की ही है। यह सुनकर ली को तुरंत ऑफिस मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। उधर याओ को भी उसी मीटिंग में जाना है। इस वजह से उनके पति फिर से झगड़ा करते हैं। जब याओ ऑफिस पहुंचती है तो मीटिंग में एडिटर के कहने पर मिस्टर लिंग ली को सस्पेंड करने की बात करता है और आखिरकार ली को सस्पेंड कर देता है। तभी चुआन वहां आता है और एडिटर को खरी खोटी सुनाते हुए ली को वहां से ले जाता है। फिर वो ली को शांत करने लगता है। अब याओ लियोंग को समझाती है तुम एडिटर के बहकावे में आकर ये कर रहे हो, लेकिन ये कंपनी के लिए सही नहीं होगा। फिर हैंग वहां आती है और उसे भी ली की हालत पता चलती है, तो वो भी एडिटर से ली के समर्थन में बात करती है। बाद में हेड एडिटर लैंग से कहता है ली को वापस मत रखना। अब लियंग को शक होता है और वो हेड एडिटर से कहता है तुम ली के मामले में थोड़ा ज्यादा ही निजी हो रहे हो। इसके बाद हम चोंग को देखते हैं। वो बाई से पूछता है तुमने लू को वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए क्यों कहा, मुझे सब कुछ बताओ। तो बाई कहती है ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। अब चोंग को बाईजी की बात पर यकीन नहीं होता, तो बाईजी चोंग की दी हुई अंगूठी उतारकर चली जाती है। इसके बाद चोंग पछताने लगता है और बाईजी से बात करने जाता है, लेकिन तब तक बाई जा चुकी होती है। अब इसके बाद हम शैंग को देखते हैं जो ली के पास जाती है। वो ली को ऑफिस की स्थिति बताती है और कहती है लियंग एक नया कॉलम राइटर ग्रुप बनाने वाला है, उसमें वो तुम्हें हेड एडिटर रखेगा। बाद में हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले चोंग ने बाई पर भरोसा करना बंद कर दिया था। दरअसल उसे बाई के बारे में गलतफहमी हो गई थी। उसे लगा था कि यूनफ ने उसका कॉन्सेप्ट अपनी किताब में कॉपी किया और बाईजी ने यूनफाई की मदद की, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। चोंग और यूनफ के ड्राफ्ट खुद ब खुद मिलते जुलते हो गए थे और यह लापरवाही यूनफ की तरफ से थी। अब जब मौजूदा समय में चोंग को बाई की सच्चाई पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब वो बाई से पूछता है तुमने मुझे कभी कुछ समझाया क्यों नहीं। तो बाईजी कहती है तुमने पहले भी भरोसा नहीं किया था और आगे भी नहीं करोगे। साथ ही वो कहती है मैं चोंग को समझाते समझाते थक गई हूँ। तो अब चोंग बाई से दूसरा मौका मांगता है। इसके बाद हम ली और चुआन को देखते हैं। ली चुआन को अपनी ड्रेसें दिखा रही है। तभी चुआन के पिता उसे फोन करते हैं और कहते हैं तुम्हें मो से मिलना होगा, वो अपनी अगली फिल्म के लिए एक लेखक ढूंढ रहे हैं। चुआन अपने पिता को ज्यादा पसंद नहीं करता, इसलिए वो यह ऑफर ठुकराने वाला था, लेकिन तभी ली चुआन को यह काम करने के लिए धकेलती है, तो चुआन राजी हो जाता है। इसके बाद चुआन याओ के पास जाकर बोलता है मैं चाहता हूँ कि ली ही मेरी अगली किताब
के एडिटर रहे। फिर चुआन चोंग को बताने जाता है मुझे मौर से मिलना है, लेकिन वो देखता है कि चोंग सो रहा है, तो वो चोंग के चेहरे की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। फिर वो चोंग से पूछता है तुम्हारा और बाई का कुछ चल रहा है या नहीं। खैर फिर वो चोंग से कहता है तुम मारा के साथ काम करो क्योंकि बाई इससे इंप्रेस होगी। अब हम ली और चुआन को उनके घर में देखते हैं। वो मारा के बारे में हर पॉइंट नोट कर रहे हैं। सोने से पहले चुआन नोट कर लेता है कि मॉयर से मुलाकात के इस सफर में उसे ली के साथ कैसे रहना है। बाद में ली और चुआन एक होटल में जाते हैं जहां उन्हें चोंग और बाईजी भी मिलते हैं। यहाँ बाईजी चोंग के साथ आना नहीं चाहती थी, इसीलिए चोंग बाई के लिए कोई कमरा भी नहीं बुक कर पाया था। बाद में सब खाने के लिए बैठते हैं। यहाँ बाईजू को ज्यादातर खाने पसंद नहीं आते, तो चुआन बाईजी से पूछता है तुम्हें क्या पसंद है। बाईजी वो सब खाने गिनाती है जो चोंग को पसंद नहीं है। अब चुआन और ली को असहज करने के लिए बाईजी कहती है अगर चुआन और ली एक खुशहाल कपल हैं तो उन्होंने अलग अलग कमरे क्यों बुक किए। खैर बाद में चुआन और ली कुछ वक्त अपने कमरे में बिताते हैं। इसके बाद ली नहाने जाती है तो चुआन चून के साथ कमरे से बाहर चला जाता है ताकि वो ली से ध्यान हटा सके। जब वो कमरे में वापस लौटता है तो ली कहती है मेरे पीरियड्स आ गए हैं, तो फिर चुआन उसके लिए गर्म पानी लाता है और नहाने चला जाता है। जब वो वापस आता है तो ली सो गई होती है, तो ली पर कंबल डालकर वो भी सो जाता है। अगले दिन मारा चोंग और चुआन को स्क्रिप्ट लिखने के लिए बहुत कम वक्त देता है। बाद में चुआन देखता है कि ली पानी लेने आई है, तो वो उसे उठाकर बिस्तर पर ले जाता है और पानी देता है। ली कहती है तुम आराम करो, इससे तुम्हें किताब के आइडिया के बारे में सोचने का वक्त मिलेगा। अगले दिन चोंग और चुआन किताब लिखने बैठते हैं। यहाँ चुआन अपनी टांग से चोंग को परेशान करता रहता है। खैर फिर मारा का असिस्टेंट आता है और सबको मारा के साथ डिनर पर बुलाता है। बाद में सब मारा के साथ बैठते हैं। अब मारा लेखकों से कहता है मेरे आइडिया के मुताबिक लिखो, लेकिन चुआन मना कर देता है, तो मारा वहां से जाने लगता है। इस पर ली उससे माफी मांगती है और कहती है वैसे एक लेखक को अपने तरीके से लिखने की आजादी होनी चाहिए। बाद में सब घर वापस आते हैं। उधर हम याओ को देखते हैं जो काम के सिलसिले में एक कॉल पर व्यस्त है। तभी उनका बेटा उनसे पानी मांगता है, लेकिन वो कॉल पर है, तो गलती से उनके बेटे का गिलास उनसे गिर जाता है। यह देखकर उनके पति बेटे को दूसरे कमरे में भेजकर खुद याओ से झगड़ा करने लगते हैं। वो कहते हैं तुमने हमेशा काम को पहले रखा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। इस बात पर याओ को लगता है कि उनके पति का कोई अफेयर चल रहा है, तो उनके पति कहते हैं तुम हमेशा दूसरों पर दोष मढ़ती हो। इसके बाद हम देखते हैं चुआन शी नाम की एक सेलिब्रिटी से काम के सिलसिले में मिलने जाता है। शी और चुआन की बात के बाद शी अपने असिस्टेंट से प्राइवेट में कहती है मैं चुआन को बहुत पहले से पसंद करती हूँ। यह सुनकर असिस्टेंट कहता है हो सकता है उनका कोई पार्टनर हो, तो शी कहती है मैं उसकी जगह लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ हम चुआन और ली को देखते हैं। चुआन ने ली का हाथ थामा हुआ है। वो कहता है तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी ना। यह सुनकर ली भी उसके पास आकर सो जाती है। बाद में हम चुआन के पिता को देखते हैं जो चुआन से ठीक से बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने चुआन के लिए एक खास कलम बनवाई है। दरअसल वो चुआन के सामने यह नहीं दिखाना चाहते कि वो उससे कितना प्यार करते हैं। बाद में चुआन जाकर याओ से कहता है मैं और ली कपल हैं। यह सुनकर याओ खुश हो जाती है। अब शी और चुआन के कोलैबोरेशन की वजह से शी का असिस्टेंट चुआन के साथ एक मीटिंग तय करता है। अब चुआन चुन को साथ लेकर जाता है क्योंकि वो अकेले शी को हैंडल नहीं कर पाएगा। यहाँ कोई चुपके से शी की तस्वीर लेता है। फिर जब शी ली के साथ होती है तो कोई इस तस्वीर को इस तरह पोस्ट करता है कि देखने पर लगे जैसे ये दोनों डेट पर हैं। यह सब होने के बाद चुआन ली से पूछता है क्या तुम्हें शी से जलन नहीं हुई। ली कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद शी चुआन को फोन करके डिनर पर बुलाती है। ली चुआन से कहती है हाँ कह दो, लेकिन चुआन शी का फोन काट देता है क्योंकि उसे उस डिनर में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। बाद में हम बाईजी और चोंग को भी देखते हैं। दोनों एक बेंच पर बैठे हैं। चोंग बाईजी को एक घड़ी वापस कर रहा है, तो बाईजी कहती है तुम ये घड़ी अपने पास रखो। दरअसल मिस लियू ने ये घड़ी चोंग को दी थी, तो बाईजू कहती है मिस लियू ने ये तुम्हें दी है, इसके तुम ही मालिक हो। लेकिन चोंग कहता है जब तुम इसकी मालकिन बन जाओ तभी मैं इसे अपने पास रख पाऊंगा। दरअसल चोंग इस घड़ी का मालिक है। अब अगर बाई खुद को इसकी मालकिन माने तो दोनों एक ही स्तर पर आ जाते हैं। इस तरह चोंग इशारे में कह रहा है कि बाईजी उसके साथ नई शुरुआत करे। खैर उधर मिस याओ के पति ने याओ के बेटे को नए स्कूल में डाल दिया है ताकि बेटे को याओ से दूर कर सकें। हैंग को यह बात पता चलती है तो वो याओ को एक वकील का सुझाव देती है। यह वकील दरअसल हैंग का क्लाइंट है। यहाँ शी की चुआन और ली के साथ मीटिंग होती है। यहाँ ली खुद को चुआन की एडिटर बताती है, लेकिन शी को लगता है ये दोनों कपल हैं, तो वो अपने असिस्टेंट से कहती है उन दोनों पर नजर रखो। खैर फिर शी को पता चल जाता है कि ली और चुआन कपल हैं और वो किसी तरह ली की जगह लेने का फैसला कर लेती है। बाद में चिंग और चुआन के बीच एक मुकाबला तय होता है। फिर वो मुकाबला शुरू होता है जिसमें दोनों पहाड़ चढ़ रहे होते हैं। ली और बाईजी भी इन दोनों के साथ हैं। चलते चलते ली थक जाती है और चुआन से कहती है तुम जाओ, मैं थोड़ा आराम करती हूँ। लेकिन चुआन उसके साथ रहता है और उसे साथ लेकर चलता है। सब पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं और इन लोगों में इस बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है कि पहले चुआन पहुंचा था या चुन। बाद में चोंग और चुआन मछली पकड़ने बैठते हैं। दोनों एकदम प्रोफेशनल अंदाज में बैठते हैं जैसे खूब सारी मछलियां पकड़ने वाले हों, लेकिन सच में एक भी मछली नहीं आती। थोड़ी देर में पास से एक मछुआरा गुजरता है जिसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी होती हैं, तो ये दोनों उसी से मछलियां खरीद लेते हैं। रात को ली चुआन से कहती है यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। फिर बातों बातों में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में बाई को एक फोन आता है जिसमें पता चलता है कि मिस लॉ की तबीयत बहुत नाजुक है और फिर उनका निधन हो जाता है। तो बाईजी बहुत रोती है क्योंकि
क्योंकि मिस लियू उसकी माँ जैसी थी। यह देखकर ली और चॉन को भी अपने माता पिता की चिंता होती है। यहाँ मिस याओ अपने वकील के साथ है और कोर्ट के मुताबिक बेटे की कस्टडी याओ को ही मिलेगी। अब याओ के पति घबरा जाते हैं क्योंकि पत्नी उन्हें कोर्ट ले जाने वाली है। इसके बाद ऑफिस में मिस याओ ली और हेड एडिटर को बुलाती है। वो हेड एडिटर से कहती है, तुम्हारे लेखक को आने वाले टीवी शो से बाहर कर दिया गया है, उसकी जगह चुआन को लिया गया है। यह सुनकर हेड एडिटर नाराज होता है और कहता है चुआन में कोई प्रतिभा नहीं है। तो चुआन का पक्ष लेते हुए ली कहती है चुआन को यह सफलता उसकी अपनी मेहनत से मिली है। खैर फिर शी ली को फोन करके मीटिंग बुलाती है। उधर चुआन चोंग के साथ है। चोंग बाई को फोन करता है लेकिन बाई जी उसका फोन काट देती है। चुआन कहता है मिस लॉ के अंतिम संस्कार से लौटने के बाद से बाई ऐसे ही बर्ताव कर रही है। बाद में चोंग बाई से मिलता है और कहता है तुम्हें मिस लू को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। मिस लू भी तुम्हें इस तरह उदास देखकर खुश नहीं होंगी और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। खैर इसके बाद चुआन एक कमरे में दाखिल होता है और देखता है कि शी एंड ली उसी कमरे में है। अब शी बहुत नशे में हो गई है तो ली ड्राइवर बुलाने जाती है और जाते वक्त चुआन से कहती है शी का ध्यान रखो। इसके बाद शी होश में आती है और चुआन से कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यह सुनकर चुआन वहाँ से जाने लगता है तो शी कहती है अगर तुमने मुझे ठुकराया तो तुम बहुत गलत करोगे। मेरे बहुत सारे फैंस हैं, मैं तुम्हारे और ली के रिश्ते के बारे में सबको बता दूंगी, इससे तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। तो चुआन बिना डरे कहता है मैं भी तुम्हारे बारे में सोशल मीडिया पर सब कुछ उजागर कर दूंगा। रात को चुआन यह सब ली को बताता है और ली भी उससे कहती है कल तुम्हारा इंटरव्यू है। इंटरव्यू में चुआन इंटरव्यूअर के सवालों का ठीक से जवाब नहीं देता। इंटरव्यूअर पूछता है क्या तुमने अपने पिता से प्रेरित होकर किताबें लिखी हैं? चुआन इन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता। तो जब यह शो प्रसारित होता है तो दर्शक चुआन से नफरत करने लगते हैं। दरअसल एक अफवाह है कि चुआन के पास एक घोस्ट राइटर है और लोगों को लगता है कि वो घोस्ट राइटर उसके पिता है। यहाँ मिस्टर लिंग सोचता है कि चुआन और ली की वजह से इतना हुआ है इसलिए दोनों को कंपनी से निकाल दें। ऊपर से लोगों को लगता है कि चुआन की एडिटर को नए नए लेखक मिलते जा रहे हैं जैसे ही वो आई, इसलिए वो चुआन के घोस्ट राइटर के मामले में भी चुप है और उसने इस पूरी बात का फायदा उठाया। ली की माँ उसे फोन करती है और बातें करती हैं क्योंकि ली के माता पिता उसकी चिंता कर रहे थे। ऊपर से ली की माँ उसे मजबूत रहने की हिम्मत भी देती है। खैर उधर हेड एडिटर कंपनी छोड़ने वाला है तो ली उसके पास जाती है। हेड एडिटर ली से कहता है मुझे तुम और चुआन बिल्कुल पसंद नहीं। खैर इसके बाद नियो भी कंपनी छोड़ने वाली है। यह देखकर ली उसे समझाती है सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, कंपनी के बारे में भी सोचो। आखिरकार तुमने इस कंपनी के साथ एक बॉन्ड साइन किया है। तो नियो कंपनी छोड़ने का फैसला वापस ले लेती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर अलग अलग लेखकों से कहती हैं कि इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मत तोड़ो। कुछ लेखक मना कर देते हैं लेकिन कुछ उनकी बात मान भी लेते हैं और ये दोनों अपने काम में लगी रहती हैं। उधर चुआन के पिता चुआन को समझाते हैं देखो तुम्हारी इमेज नहीं बिगड़ेगी, जो तुमने किया वो सही किया। तभी टीवी पर चुआन के पिता का दिया हुआ इंटरव्यू आता है जिसमें वो चुआन के समर्थन में सब कुछ कहते हैं। अब चुआन के पिता कमरे से निकल जाते हैं क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि बेटे के सामने दिखे कि वो उसका कितना साथ देते हैं। चुआन के पिता के जाने के बाद चुआन की माँ चुआन को बताती है जिस दिन से तुम्हारे बारे में अफवाह फैली उसी दिन से तुम्हारे पिता ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके यह इंटरव्यू तय किया था। अब चुआन को लगता है इस इंटरव्यू के बाद फैंस उसके बारे में अच्छे कमेंट करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता। उल्टा लोग चुआन के साथ साथ उसके पिता को भी ट्रोल करने लगते हैं। यहाँ हेड एडिटर ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। उस कंपनी में एडिटर का बॉस उस पर नाराज हो जाता है क्योंकि एडिटर ने कहा था कि वो अपनी पुरानी कंपनी से और लेखक भी लेकर आएगा, लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि कोई भी लेखक पुरानी कंपनी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ BAI और चोंग रात भर बातें करते करते थक जाते हैं और बाई लाइब्रेरी में ही सो जाती है। तो चोंग उस पर एक जैकेट डाल देता है। थोड़ी देर बाद चोंग चुआन के समर्थन में एक पोस्ट करता है तो बाई भी वो पोस्ट शेयर करती है। फिर चोंग शराब पीने जाता है तो बाईजी उसे ज्यादा पीने से रोकती है। चोंग कहता है पहले जब तुम मुझे ज्यादा पीने से रोकती थी तो मुझे यह बात चिढ़ाने वाली लगती थी, लेकिन अब यह मुझे अच्छी लगती है। यहाँ ली चुआन को फोन करके कहती है शांत रहो। चुआन की माँ इन दोनों को बात करते सुनती है। वो खुशी से चुआन के पिता को बताती है शायद चुआन की कोई गर्लफ्रेंड है। चुआन के पिता हैरान होकर कहते हैं मैंने नहीं सोचा था कि इस बचकाने लड़के की भी कोई गर्लफ्रेंड होगी। इसके बाद चुआन ली से कहता है मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाना चाहता हूँ। फिर चुआन और ली चुआन के माता पिता के साथ डिनर करते हैं। चुआन को शांत करने के लिए ली उसे पांव पर ठोकर मारती है। उसी तरह चुआन की माँ भी चुआन के पिता को पांव पर ठोकर मारती है। चुआन के माता पिता को ली बहुत पसंद आती है क्योंकि बस उसी की वजह से चुआन इतना खुश रह पाता है। चुआन के पिता ली का शुक्रिया करते हैं क्योंकि उसी की वजह से चुआन किसी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो पाया। डिनर के बाद ली चुआन का कमरा देखने जाती है। वो उस कमरे में डायरियां ढूंढती है तो चुआन उसे अपनी तरफ खींचते हुए पूछता है जब मैं सामने हूँ तो डायरी की क्या जरूरत है। फिर चुआन ली को किस करता है। बाद में चुआन एक लड़की के बारे में रिसर्च कर रहा है। दरअसल यह लड़की उसकी क्लासमेट थी। किसी तरह चुआन को शी के असिस्टेंट का नंबर मिलता है। जब चुआन उस असिस्टेंट से बात करता है तो पता चलता है कि जो लड़की वो ढूंढ रहा है वो शी है। दरअसल बचपन में शी मोटी और बदसूरत थी, इसलिए सभी बच्चे उसे बुली करते थे। फिर उसने खुद पर काम किया और अब एक एक्ट्रेस बन गई है। तो अब चुआन और ली शी से मिलने जाते हैं। यहाँ शी
चुआन को बताती है कि बचपन में जब सारे बच्चे उसे बुली करते थे तो सिर्फ चुआन ही था जिसने उसे उसकी शक्ल की वजह से कभी जज नहीं किया। इसीलिए बचपन में ही उसने तय कर लिया था कि एक दिन वो चुआन को अपनी भावनाएं बताएगी। खैर, जब दूसरे बच्चों को यह बात पता चली तो उन्होंने शी को और बुली किया। तो शी को लगा कि चुआन भी बाकी सबकी तरह शक्ल को अहमियत देता है, इसीलिए उसने उसी वक्त सोच लिया कि वो खुद पर काम करेगी ताकि एक दिन चुआन के साथ रह सके। यह सुनकर चुआन समझ जाता है। वो कहता है, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा था। फिर वो फाइट बोर्ड से शी का बनाया दिल भी मिटा देता है। अब शी कहती है, अगर तुम मेरे साथ रिश्ते में नहीं आए तो मैं तुम्हें एग्जाम का पेपर नहीं दूंगी। लेकिन चुआन वहां से जाने लगता है तो शी गुस्से में उस पर एक डस्टर फेंकती है जिससे चुआन को चोट लगती है। तो चुआन कहता है, तुम में और उन बुलीज में कोई फर्क नहीं है। जैसे उन लोगों ने दूसरों को तकलीफ दी, तुम भी वही कर रही हो। खैर, इसके बाद चुआन के माता पिता और ली मिलकर एक योजना बनाते हैं कि चुआन को निर्दोष साबित किया जाए। चुआन कहता है, मैं अपने अहम कामों को दर्शकों के सामने लाऊंगा। फिर चुआन इस पर काम शुरू करता है। अगले इंटरव्यू में इंटरव्यूअर फिर से चुआन से भड़काने वाले सवाल पूछता है। चुआन इन सवालों का सही जवाब नहीं देता, लेकिन फिर वो फैंस को अपने अहम कामों के बारे में बताता है और कहता है, मुझे फैंस का साथ चाहिए। फिर वो चोंग, बाईजी और अपने माता पिता के बारे में बोलता है कि इन सभी लोगों ने उसका साथ दिया, और साथ ही कहता है, ली सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि एक बहुत अच्छी एडिटर भी है। इंटरव्यू के बाद चुआन ली से पूछता है, एग्जाम का पेपर हम लाई कैसे? ली कहती है, मैं शी से एक बार फिर मिली। मैंने उसे बताया कि उस दिन भले ही बाकी बच्चों ने उसे बुली किया, लेकिन तुमने उसका साथ लिया था। फिर ली ने शी को समझाया, अगर तुम चुआन की कदर करती हो तो तुम नहीं चाहोगी कि उसकी बेइज्जती हो। तो शी ने ली को पेपर दे दिया। यह बात ली चुआन को बताती है और चुआन उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। फिर वो कहता है, जब हमारे नाती पोते होंगे तो मैं और भी ज्यादा जीना चाहूंगा और अपने परिवार का साथ देना चाहूंगा। ली कहती है, तुम बहुत आगे की सोच रहे हो। अभी यह भी नहीं पता कि मेरे माता पिता इस शादी के लिए राजी होंगे या नहीं। तो चुआन कहता है, अगर वो राजी नहीं हुए तो तुम्हें उनके सामने रोना होगा और कहना होगा कि तुम सिर्फ मुझे ही चाहती हो। बाद में बाईजी की कंपनी में उसका बॉस उसे बताता है, हम छोटे लेखकों के पैसे काटते हैं तभी बड़े लेखकों को उनका हक दे पाते हैं। यह सुनकर बाईजी को बुरा लगता है और वो कहती है, मैं इस्तीफा दे रही हूँ, और साथ ही कहती है, मैं तुम्हें बेनकाब भी करूंगी। यहाँ मिस याओ कहती है, मैं ली को डिप्टी एडिटर के पद पर प्रमोट करूंगी। ये सुनकर ली बहुत खुश होती है। फिर वो ये खुशखबरी चुआन को भी देती है। सुनकर चुआन भी खुश हो जाता है। फिर ये दोनों कुछ वक्त साथ बिताने लगते हैं और चुआन ली को किस करता है। तभी ली के माता पिता वहाँ आ जाते हैं और इन दोनों को किस करते देख लेते हैं। फिर ली की माँ ली से पूछती है, वो लड़का तुम्हारा कितना ख्याल रखता है? ली कहती है, मेरा मूड ठीक करने के लिए वो मुझे अपनी पीठ पर भी उठाता है और उसने मेरा कमरा भी सजाया है। यहाँ ली के पिता चुआन से बात करते हैं, पूछते हैं, ठीक से पीना जानते हो? चुआन कहता है, हाँ। फिर डिनर के बाद चुआन और ली के पिता एक दूसरे का सम्मान करते करते इतनी शराब पी लेते हैं कि दोनों नशे में हो जाते हैं। बाद में ली चुआन से कहती है, मुझे डर है कि मेरे माता पिता तुम्हें इसलिए ठुकरा सकते हैं क्योंकि तुम्हारे पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है। उस तरफ बाईजी आखिरी बार इस्तीफे के बाद अपने सहकर्मियों से मिलने आती है। यहाँ उसका बॉस कहता है, अगर कभी पछताओ तो वापस आ सकती हो। फिर धीरे धीरे दूसरे स्टाफ भी इस्तीफा देने लगते हैं क्योंकि वो लोग बाई के साथ काम करने जाना चाहते हैं। यह देखकर बाई का बॉस हैरान रह जाता है। आगे बढ़ते हैं, बाई चौंग को अपने इस्तीफे के बारे में बताती है। चौंग कहता है, चिंता मत करो, तुम एक काबिल डायरेक्टर हो, तुम्हें नौकरी कहीं भी मिल जाएगी। तो बाई कहती है, मैं अब अपना खुद का काम शुरू करना चाहती हूँ। तो चौंग कहता है, बाई चौंग की बुक स्टोर से काम शुरू कर सकती है। और बाई को ये ऑफर पसंद भी आता है। यहाँ मिस्टर लिंग ली के पास आकर कहता है, तुम्हें चुआन से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है। अब ली इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद चुआन घर पर है और अपने पिता के अवार्ड लेने का वीडियो देख रहा है। तभी ली वहाँ आकर कहती है, अब तुम खुश हो क्योंकि तुम्हें भी अवार्ड मिला है। फिर लियंग वहाँ आता है और ली और चुआन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है, लेकिन ये दोनों लियंग को बहुत परेशान करते हैं। तो लियंग वहाँ से चला जाता है। बाद में चुआन और ली बाईजी और चौंग के साथ अवार्ड शो में जाते हैं। सब चुआन के नाम का ऐलान होने का इंतजार करते हैं। जब चुआन का नाम घोषित होता है तो उसके पिता खुद अवार्ड देने आते हैं। दरअसल ये सब उन्हीं का प्लान था कि वो खुद अपने हाथों से चुआन को अवार्ड दें। वो यहाँ चुआन की खूब तारीफ भी करते हैं। इसके बाद वो चुआन से कहते हैं, मैं ली के माता पिता से मिलने के लिए एक बैठक करना चाहता हूँ। फिर चुआन अपनी जगह वापस जाकर ली को किस करता है। जब सब घर लौटते हैं तो चुआन फिर से ली को किस करने लगता है। अगले दिन ली चुआन के लिए नाश्ता बना रही है और उसके पालतू कुत्ते के साथ खेल रही है। यह देखकर चुआन को लगता है इसी से शादी करनी है। उधर चौंग का भी मन करता है कि अब बाई से शादी करे। खैर, फिर मिस्टर लियंग फिर से ली को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। दरअसल लिंग ने चुआन को हटाकर उसके खिलाफ एक पोस्ट शेयर की थी, इसलिए ली उससे उसका बदला ले रही है। वो कहती है, पहले तुम वो पोस्ट डिलीट करो और सबके सामने सब कुछ साफ करो। तो मिस्टर लिंग राजी हो जाता है। यहाँ मिस्टर शिया का विदाई समारोह चल रहा है। सब थोड़ा भावुक हो जाते हैं। चुआन अपना अवार्ड मिस्टर शाह को दे देता है क्योंकि मिस्टर शाह इसके सबसे ज्यादा हकदार है। इसके बाद बाई ने भी चौंग की बुक स्टोर में अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया है। चौंग दूर से उसे देखकर मुस्कुराता है। फिर चौंग और चुआन दोनों आपस में चर्चा करते हैं कि अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कैसे करें। दोनों एक दो प्लान सामने रखते हैं, लेकिन दोनों को ही अपने प्लान बेकार लगते हैं। अब चौंग चुआन से कहता है, मैं पहले भी बाइजू के बारे में सीरियस था, इसलिए मैंने उसके लिए पहले ही अंगूठी खरीद ली थी। क्या तुमने ली के लिए अंगूठी खरीदी? यह सुनकर चुआन तुरंत अंगूठी खरीदने निकल जाता है। उस तरफ चौंग
बाइजू को उस जगह ले जाता है जहाँ दोनों पहले आते थे। दरअसल चोंग वहाँ बाई को प्रपोज करने वाला है। उधर चुआन ली के लिए लाई गई अंगूठी अपने कुत्ते के गले में बांध देता है ताकि कुत्ता ली के पास अंगूठी लेकर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और उसका कुत्ता अंगूठी खो देता है जो चुआन को बाद में अपने सोफे के नीचे मिलती है। इसके बाद ली नए साल की पार्टी के लिए ऑफिस जाती है। रात को जब सब नया साल मनाने वाले होते हैं तभी चुआन ली को अंगूठी देकर प्रपोज करता है। उधर हंग हेड एडिटर से कहती है, जानते हो तुम में और ली में क्या फर्क है? ली एक लेखक की प्रतिभा देखती है और तुम बस पैसे देखते हो। एक लेखक की रचनात्मकता का भी सम्मान होना चाहिए। फिर हम हैंग को देखते हैं जो याओ से शादी करने की बात करती है। तो याओ कहती है, भले ही मैं अकेली रहती हूँ लेकिन मुझे अपना काम बहुत पसंद है और अभी इस नई पब्लिशिंग हाउस को मेरी जरूरत है। अब दृश्य 2 साल आगे बढ़ता है जहाँ ली और चुआन की एक बेटी भी है और ली अब इंटर्न से चीफ एडिटर बन गई है। उसने यह सफर जीकर देखा है। साथ ही याओ भी अब डायरेक्टर बन गई है। अब ली ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जाती है। इसके बाद चुआन और ली साथ बैठकर एक किताब देखते हैं जिसे घोस्ट नाम के एक लेखक ने उनकी कहानी पर लिखा है और इस किताब का नाम है मूनलाइट। और इसी के साथ यह ड्रामा एक सुखद अंत पर खत्म होता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ड्रामिस्टी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह ड्रामा कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के